ओके ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा यूनिट? थर्ड यूनिट। क्या नाम है चैप्टर का? चार्ज ऑफ जीएसटी। यूनिट 3 राइट। क्या क्या पढ़ा? थोड़ा एक बार पटक से रिवाइज कर लेते। इंट्रोडक्शन पढ़ा। पावर कौन देता है जीएसटी लगाने का? कॉन्स्टिट्यूशन। टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई में कौन से दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ होना चाहिए? सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किसी भी सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए तीन कीवर्ड कौन से? थ्री कीवर्ड। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और होना चाहिए क्या? टू डिफरेंट स्टेट्स राइट। डेफिनेशन में सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स, गुड, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेट टर्नओवर, कस्टम फ्रंटियर्स, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट या OIDAR के बारे में हमने पढ़ा था, समझा था, डिस्कस किया था। सबको ध्यान है? उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज क्या है, जिसपे आज डिटेल में भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। सर्विस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड एज अ सर्विसेज। मनी और सिक्योरिटी क्या नहीं है? ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है। सप्लायर कौन होता है पढ़ा। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब पढ़ा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का भी मतलब पढ़ा। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो रजिस्टर्ड है या जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट कौन है? जो जिम्मेदार है किसके लिए? कंसिडरेशन पे करने के लिए। और जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है तो जिसको डिलीवरी मिला है वो। एक्सटेंट ऑन कमेंसमेंट ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था। इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंडिया है वो। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर्स, 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटीजियस जोन और 200 नॉटिकल माइल्स तक जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद स्टेट जीएसटी लॉ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यूनियन टेरिटरी, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। इंटरस्टेट सप्लाई कौन सा लॉ डिफाइन करता है इसको? IGST। सेक्शन कौन सा है? 7। इसमें कितनी सारी प्रोविजन है? सबसेक्शन 1, 2 और 3। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की गई है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात की गई है कि कौन से सप्लाई को क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। सबसेक्शन 4 और 5 में इंपोर्ट की बात की गई है। किसके? सर्विस के, बराबर है। और सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 में किसकी बात की गई है? सप्लाई टू या फ्रॉम एसीजेड या एसीजेड डेवलपर। चलिए ये सब हो चुका था, हमें अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए वन बाय वन। फिर आते हैं अपन आईजीएसटी के सेक्शन कौन से? 8 में। आईजीएसटी ही डिफाइन करता है किसको? इंट्रा स्टेट सप्लाई को, सेम स्टेट टू सेम स्टेट। इसको भी हमने एनालाइज कर लिया था। इसके बारे में जो भी हमें पढ़ना चाहिए था हमने पढ़ लिया। एसीजेड वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन का एक्सेप्शन भी हमने पढ़ लिया था। टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया गया तो कहां सप्लाई किया गया माना जाएगा? उसके नियरेस्ट जो भी कोस्टल स्टेट है वहां पे सप्लाई किया गया ऐसा माना जाएगा। लेवी कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। कितने से ज्यादा नहीं हो सकता रेट सीजीएसटी का? 20% से, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीएसटी का रेट कितना तय हो सकता है हमारे देश में? 40%। अगर विद इन द स्टेट है तो मैक्स टू मैक्स 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी लग सकता है ना। और भी इसमें काफी सारी चीजें थी। आईजीएसटी का भी रेट मैक्सिमम कितना परसेंट रह सकता है? 40% रह सकता है। पर अभी किया है क्या उतना रिकमेंड काउंसिल ने? नहीं। काउंसिल ने कितने रेट किए हैं रिकमेंडेड अभी तक आईजीएसटी के? आईजीएसटी के कितने रेट अभी तक नोटिफाई हुए हैं बताओ ना। 1%?
हाँ 0%, 0.5%, उसके बाद 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। किसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया जीएसटी के अंदर? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, कौन सा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको क्या बोला जाता है? आरसीएम। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल हमने लिए थे लास्ट इसमें भी, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पर जनरली क्या लगता है? जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो देखो क्या है, एक्स लिमिटेड रिसीव्ड ए सर्विसेज फ्रॉम पठान ट्रांसपोर्ट एंड पठान ट्रांसपोर्ट ने इशू किया इनवॉइस 10,000 का ऑफ फ्रेट। तो आप अगर ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज लेते हो तो आपको गुड्स डिलीवर करता है, गुड्स डिलीवर करेगा तो आपको बिल देगा, किस चीज का? उसके फ्रेट का। फ्रेट इज इन द नेचर ऑफ सर्विसेज। हाँ क्या? अब मान के चलो कि उसमें उसने चार्ज किया है, जस्ट मानना है आपको कि 5% का जीएसटी चार्ज किया है, तो आपको जो इनवॉइस आएगा वो कैसा आएगा? वो बोलेगा आपका फ्रेट जो है वो है सर कितना? 10,000। इसमें वो ऐड करेगा सीजीएसटी, कितने परसेंट से? 2.5% से, जो होता है कितना? 250। इसमें वो ऐड करेगा क्या? एसजीएसटी, कितना परसेंट? 2.5%। ये होता है कितना? 250। और आपके हाथ में बिल देगा 10,500 का। देगा कि नहीं देगा? तो आप क्या एंट्री पास करोगे आपके बुक में? आपको तो 10,500 पे करने, तो योर एंट्री विल बी फेट अकाउंट को डेबिट, कितना? 10,000। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाएगा? डेबिट में। आप इसको जो टैक्स दे रहे हो उसका इनपुट क्लेम करोगे, तो आप एंट्री पास करोगे सीजीएसटी इनपुट को डेबिट, आप एंट्री पास करोगे एसजीएसटी इनपुट को डेबिट, और आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कितना? 10,500। सिंपल नेचुरल ट्रांजैक्शन है, जहां पे आपने किसी से सर्विसेज ली, उसने आपको इनवॉइस इशू किया, आपने सर्विस के 10,000 और उस पर 250 रुपये सीजीएसटी और 250 रुपये क्या? एसजीएसटी। इसमें कोई दो राय किसी के दिल में? आप चाहे कोई गुड्स परचेस करो या कोई सर्विस परचेस करो, तो आपको इनवॉइस मिलता है, और परचेस करते वक्त आप दो चीजों के पैसे चुकाते हो। एक आपके जो परचेस का एक्सपेंस है वो, और साथ ही साथ आप उसको पे करते हो क्या? जीएसटी। अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या है? बिजनेस है, तो आप इसका क्या क्लेम करोगे? आईटीसी क्लेम करोगे, जो आपके लिए एसेट कहलाएगा। तो आपका इनपुट जो है वो एसेट करके आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, जिसका आप उपयोग कर सकते हो बाद में अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अब रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज में अब फॉरवर्ड चार्ज समझ लो कि क्या है। जिसने आपको सर्विस दी, मतलब ट्रांसपोर्टर, उसने आपसे 10,000 रुपये लिए अपने सर्विस के लिए, साथ में आपसे 250 लिया सीजीएसटी और 250 लिया एसजीएसटी, और आपसे 10,500 रुपये लेने के बाद 10,000 उसने खुद रखे, 500 रुपये किसको पे कर दिए? गवर्नमेंट को। तो आपका खर्चा हुआ 10,000 और आपने जीएसटी पे किया कितना? 500 रुपये। अब क्या होता है कि एक दिन ये हुआ कि ट्रांसपोर्टर ने बोला कि हमसे ना हो पाएगा। क्या ना हो पाएगा? लोगों को इनवॉइस इशू करना, उनसे क्या कलेक्ट करना? जीएसटी, फिर जीएसटी के रिटर्न बनाना, सीए को महीने के महीने सारी इंफॉर्मेशन देना, हर चीज की पूरी क्या करना? अकाउंटिंग करना, और गवर्नमेंट को लोगों से लेके कलेक्ट करके क्या पे करना? टैक्स पे करना। वी आर अनेबल टू डू दैट, हमसे ना हो पाएगा, ये सब झंझट में हमको मत पाड़ो। क्यों? क्योंकि हम है भैया ट्रक लेके घूमने वाले इंसान, यहाँ वहां घूमते रहते, हमारा कोई ठिकाना रहता नहीं है। कभी कभी तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने हम ऑफिस में वापस तक आते नहीं है, तो हिसाब रखने का तो सवाल ही नहीं आता। आप एक काम करो, इस झंझट से हमें मुक्ति दे दो। तो सरकार के पास दो रास्ते थे, या तो ये बोल देते कि ट्रांसपोर्टर की सर्विस पे जीएसटी ही नहीं लगता, मतलब ट्रांसपोर्टर ने आपको 10,000 बिल दिया, आप ट्रांसपोर्टर को कितने रुपए दे दो? 10,000 दे दो, काम खत्म करो। मतलब इसको एग्जाम्प्ट ही कर दो पूरी तरीके से, इस पे क्या मत लो? जीएसटी। और वो सरकार कौन सी सरकार? जो जीएसटी को माफ कर दे। मतलब बोले कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है, कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है, और उस पे हमें क्या ना मिले? जीएसटी ना मिले, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो इसके लिए बहुत ही मस्त तरीके से एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म निकाला गया। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सीधा सीधा काम, जो कमाएगा वो अपने अर्निंग के साथ साथ क्या लेगा? जीएसटी, और किसे देगा? गवर्नमेंट को। अब रिवर्स चार्ज में जो खर्च करेगा, जो स्पेंड करेगा, वो खर्चे के भी पैसे देगा, और साथ साथ में खुद ही क्या पे करेगा? जीएसटी भी पे करेगा। आइए फिर इसी पठान ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल को समझते हैं। अगर कि इस पे जीएसटी लगता तो क्या होता।
तो हमने एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी लिया था, जैसे एक्स लिमिटेड रिसीव्ड ए सर्विस फ्रॉम अ ट्रांसपोर्टर फ्रॉम सेम स्टेट, मतलब एक्स लिमिटेड भी उसी स्टेट में है और ट्रांसपोर्ट भी उसी स्टेट का है। फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू एक्स लिमिटेड ट्रांसपोर्टर चार्ज 10,000 एज फ्रेट, ट्रांसपोर्टर ने कितना फ्रेट चार्ज किया? 10,000। द ट्रांसपोर्टर इशू इनवॉइस टू एक्स लिमिटेड विदाउट चार्जिंग जीएसटी ऑन इट, हाउएवर एक्स लिमिटेड इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन फ्रेट पेड टू ट्रांसपोर्टर एट कितना परसेंट? 5%। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आप इसकी जर्नल एंट्री को समझ जाओ तो इस लॉ के प्रोविजन को भी समझ जाओगे। अब एक्स लिमिटेड ने क्या पे किया? सबसे पहले फ्रेट पे किया, तो एक्स लिमिटेड अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? फ्रेट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। कितना फ्रेट डेबिट हुआ? 10,000 और पेमेंट कितना गया? 10,000। अब वैसे तो फ्रेट के साथ साथ जीएसटी का पैसा भी एक्स लिमिटेड को किसे देना चाहिए था? ट्रांसपोर्टर को। और ट्रांसपोर्टर ने किसे देना चाहिए था? गवर्नमेंट को। ट्रांसपोर्टर ने देने से मना कर दिया, तो ये जिम्मेदारी अब किस पे आ गई? एक्स लिमिटेड पे आ गई। अब इस 10,000 का 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी खुद एक्स लिमिटेड ट्रांसपोर्टर के हाथ में ना देते हुए डायरेक्टली किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसके लिए उसको एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो देखो मैंने तो 10,000 रुपए दे दिए, साथ में जीएसटी दिया क्या? नहीं। तो मेरी तो लायबिलिटी है, तो मैं एंट्री पास करूंगा सीजीएसटी आउटपुट को क्रेडिट और एसजीएसटी आउटपुट को क्रेडिट। कितना? 250 250, क्योंकि मुझे अब ये 250 250 किसे देने हैं? गवर्नमेंट को खुद ही देने हैं। हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ट्रांसपोर्टर की। उसने मुझसे लेना चाहिए था और गवर्नमेंट को देना चाहिए था। उसने बोला कि ये काम मैं करूंगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप ही करोगे, एक्स लिमिटेड। ठीक है। अब अगर मैं उसे दे देता तो मुझे तो क्रेडिट मिल जाता, तो मुझे इस केस में भी क्रेडिट मिलेगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा सीजीएसटी इनपुट को डेबिट, एसजीएसटी इनपुट को भी डेबिट और आउटपुट को क्या? क्रेडिट। इसमें मेरे सर पे कोई दर्द है क्या? मेरे को लाइबिलिटी है 250, वो देना है। अब बस ट्रांसपोर्टर के हाथ में देने के बजाय मैं ये किसके हाथ में दूंगा? सीधे सीधे गवर्नमेंट के हाथ में। और उसके बदले में क्या क्लेम करूंगा? आईटीसी। अब देखो मेरे बुक में क्या एक एसेट खड़ा हो गया इनपुट का, एक एसेट खड़ा हो गया एसजीएसटी इनपुट का, और एक लायबिलिटी है सीजीएसटी आउटपुट की, और एक लायबिलिटी है एसजीएसटी। अब मैं पे कर दूंगा। कैसे पे करूंगा? जर्नल एंट्री, सीजीएसटी आउटपुट को डेबिट, एसजीएसटी आउटपुट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। ऐसा हो या वैसा हो, दोनों ही केसेस में मेरे जेब से पैसे कितने गए? 10,500। और मुझे क्रेडिट कितने का मिला? 500 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो नीली हो गया ना, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि मेरा काम बढ़ गया। जो टैक्स मैं सीधे सीधे ट्रांसपोर्टर को दे देता, वो गवर्नमेंट को पे करता, मुझे उसका क्रेडिट मिलता। अब मुझे उसको सिर्फ फ्रेट देना है और उसका टैक्स खुद ही देना है। किसको? गवर्नमेंट को। आमतौर पे मैं गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता हूं जहां मेरी इनकम होती है। यहां मैं वहां पे टैक्स पे कर रहा हूं जहां मैं एक्सपेंस कर रहा हूं। वैसे तो एक्सपेंस पे टैक्स देना ही होता है, पर उस व्यक्ति को जिससे मैंने गुड्स खरीदे हैं या सर्विसेज, और वो देता है गवर्नमेंट को। यहाँ वो नहीं देगा बल्कि आपको देना। ये जो मैकेनिज्म है जीएसटी के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एज अ रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी पे कर रहा है उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसा दे चाहे वैसा दे। देना तो है कैश में, उसको भी देते तो कैश में ही देते 10,500। यहाँ पे भी 10,000 उसको दिए कैश में और 500 कैश दे दी किसको? गवर्नमेंट को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इस पे हम तो टैक्स पे कर रहे हैं, क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है क्या ये 10,000? नहीं। हमने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें इसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारे एक्सपेंस है। तो जहां एक्सपेंस पे आप पे ही जिम्मेदारी आती है कि आप किसको टैक्स पे करो? गवर्नमेंट को। ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं जीएसटी में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए पढ़ते हैं इसको। सीजीएसटी हो या आईजीएसटी शैल बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हम यही पढ़ते थे कि सीजीएसटी हो या आईजीएसटी टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे किस पे आ गई जिम्मेदारी? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस
इन द फॉलोइंग केसेस supply of goods or service or both notified by the government on the recommendation of के जीएसटी काउंसिल। लॉ हमेशा अधूरा ही मिलेगा। आपको लॉ को और जीएसटी को पूरी तरीके से समझना है तो उसके लिए कब क्या नोटिफाई किया गया है इसको पढ़ते रहना पड़ेगा। यहां तो सिर्फ इतना लिखा है कि हर उस चीज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करना होगा बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको नोटिफाई करने का काम कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। तो इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए फिर वो लिस्ट भी देखनी पड़ेगी कि कब कब क्या क्या नोटिफाई किया गया है। वन ऑफ देम इज द, अभी जो एग्जांपल दिया था, ट्रांसपोर्टर को जब हम क्या पे करते हैं? फ्रेट पे करते हैं। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड category of goods or services or both by an unregistered supplier to specified class of a registered person। इसके लिए भी अलग से नोटिफिकेशन आएगा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी के क्या खरीदता है? गुड्स या सर्विसेज, तो भाई गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करेगी गुड्स और सर्विसेज की या बोथ की, और आपको बोल देगी कि इस पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। All the provisions of CGST and IGST Act shall apply to the recipient in aforesaid cases as if he is a person liable for paying tax in relation to the supply of such goods or services both। वैसे तो हमारी जो लायबिलिटी आती है क्या पे करने की? टैक्स पे करने की, वो तब आती है जब हम सप्लाई करते हैं किसका? गुड्स और सर्विसेज का, ना कि उसको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। पर ये एक्ट कहता है, ये कानून कहता है, ये सेक्शन कहता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहता है कि आपकी सारी जिम्मेदारी वैसी ही रहेगी जैसे कि आपने उस गुड्स एंड सर्विस का क्या किया है? सप्लाई किया है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये लोग भी बड़े अच्छे से लिखा है इन्होंने, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। वैसे अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप समझ गए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस चिड़िया का नाम है। जनरली सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे द जीएसटी। जनरली कौन लायबल होता है जीएसटी कलेक्ट करके पे करने के लिए? सप्लायर लायबल होता है। हाउएवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी cast on the recipient of goods and services। Reverse charge means the liability to pay tax on the recipient of a supply of a goods and services instead of a supplier of goods and services in respect of a notified category of supply of goods and services। हर चीज पे नहीं करना है, जिस पे गवर्नमेंट बोलेगी उसी पे करना है। However, the underlying principle of an indirect tax is that burden of such tax has to be ultimately passed on the recipient। भाई देखो, फॉरवर्ड चार्ज में भी अल्टीमेट टैक्स पे करने का बर्डन किस पे है? पेमेंट करने का रिसिपिएंट पे। सिर्फ फर्क ये है कि फॉरवर्ड चार्ज में आप पे उसको करते हो जिससे आपने गुड्स और सर्विस रिसीव की है, उसको उसके गुड्स के पैसे देते हो, उसके सर्विस के पैसे देते हो और साथ में जीएसटी भी देते हो। यहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ उसके गुड्स के या उसके सर्विसेज के पैसे ही देने हैं, जीएसटी उसके हाथ में देना नहीं है, बल्कि किसके हाथ में देना है? गवर्नमेंट के हाथ में। जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, दिस प्रिंसिपल होल्ड गुड्स फॉर जीएसटी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने जर्नल एंट्री के साथ भी देखा। ऐसा दो तो भी आपके जेब से 500 रुपए जाना है और आपको 500 का आईटीसी मिलना है, वैसा भी दो रिवर्स चार्ज में तो भी आपके जेब से 500 रुपए ही जाएंगे और आपको 500 रुपए का क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। देयरफॉर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओनली द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस मतलब किसी कानून को निभाने की जिम्मेदारी आप पे बढ़ जाती है और कुछ नहीं। दैट इज टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट और रिटर्न फाइल करना हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट। मतलब कानून का पालन करने की जिम्मेदारी जो सप्लायर की होनी चाहिए वो किस पर आ गई? अब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे आ गई। द बर्डन टू पे जीएसटी अल्टीमेटली लाइज ऑन द रिसिपिएंट ओनली। हाँ, जहां तक बात है पेमेंट करने का, पैसा तो 500 रुपए किसके जेब से जा रहा है? जो रिसिपिएंट है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज में हो चाहे रिवर्स चार्ज में।
There are two types of reverse charge scenario provided in law. पहला, first scenario occur in case of a supply of a specific category of goods and services covered by section 9 subsection 3 of a CGST or UTGST Act. Similar provisions are contained under the section 5 subsection 3 of a IGST. इसमें तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ अ सप्लायर दोनों ही तय करके ये तय किया जाएगा कि वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो पहला है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Second scenario occurs in case of a supply of a specified category of goods or services made by unregistered supplier to specific class of a registered recipient। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, देखो, हर ट्रक चलाने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड ही हो ये जरूरी नहीं। आरसीएम के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड है वो आपको, आप जिससे भी रिसीव कर रहे हो वो गुड्स एंड सर्विस, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि अगर वो गुड्स और वो सर्विसेज अगर आप रिसीव करते हो तो आप दो प्रकार के लोगों से रिसीव कर सकते हो। एक वो व्यक्ति हो सकता है आपका सप्लायर जो रजिस्टर्ड है, उस पे भी आप ही को क्या पे करना है, जीएसटी। और आपका सप्लायर हो सकता है क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो भी किसको पे करना है, आप ही को। नहीं तो आप बोलोगे सर वैसे तो मैंने जिससे ये सर्विसेज ली है वो खुद ही तो रजिस्टर्ड है, तो उसने जो काम करना चाहिए उसका बर्डन मेरे पे क्यों डाल रहे, वो खुद रजिस्टर्ड है ना। वो ट्रांसपोर्टर जिसने मुझे क्या पे की दिया, सर्विस दिया, उसके पास खुद के पास क्या है, अपना जीएसटी नंबर है। तो उसी को बोलो ना मुझसे फ्रेट भी ले और जीएसटी भी ले और मुझे इस झंझट से क्या दे दे, मुक्ति दे दे। हाँ चलो, एक व्यक्ति के पास खुद का ही एक ट्रक है, खुद ही चालक है, खुद ही मालक है, उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, और फिर भी सरकार नहीं चाहती कि हमारे को जीएसटी मिले बिना कोई कमाए और कोई खर्चे। तो बात समझ में आती है कि आप ये कंप्लायंस का बर्डन किस पे डाल रहे हो, हम पे डाल रहे हो। गवर्नमेंट बोलती है शांति रखो, क्या करना है ये बताना आपका काम नहीं है, क्या करना है ये हम तय करेंगे, आपको बस करना है। तो दो सिनारियोस का मतलब साफ है कि आपको मिलने वाले गुड्स और आपको मिलने वाली सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन से भी आए तो भी आपकी जिम्मेदारी है टैक्स भरना, और अनरजिस्टर्ड पर्सन से आए तो भी आप ही की जिम्मेदारी है उस पर क्या भरना, टैक्स भरना। कवर्ड बाय सेक्शन, अब इसके सेक्शन कौन से है, तो आरसीएम बताता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 मतलब कौन सा मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और आईजीएसटी में भी दो सेक्शन है, 5 सबसेक्शन 3 और 5 सबसेक्शन 4। तो 9(3) और 9(4) में फर्क किस चीज का है, ना 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 ना, रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। चलो, वैसे तो ऊपर रजिस्टर्ड की बात नहीं हुई है, उसमें कोई भी कवर हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9(3) of a CGST Act and section 5(3) of a IGST Act are as follow। कौन से गुड्स और सर्विसेज के रिसीप्ट पे आप ही को पेमेंट भी करना है, सप्लायर को गुड्स का और सर्विस का, और आप ही को पेमेंट करना है गवर्नमेंट को किसका, जीएसटी का, कैश में, और साथ में उसका क्या क्लेम करना है, आईटीसी क्लेम करना है। तो पहला क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज द गुड्स वेयर द टैक्स पेएबल बाय द रिसिपिएंट, गुड्स लाइक कैश्यू नट नॉट शेल्ड और पील्ड। बीडी रैपर लीव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीडी रैपर लीव्स, अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात, बीड़ी देखिए क्या, बीड़ी जगह जले ले जिगर से पिया जिगर में बढ़िया आ गए। तो बीड़ी के ऊपर एक पत्ता होता है, कैसे बनाऊ बीड़ी, ऐसे कुछ बीड़ी होती है ये जो होता है ना ऊपर, ये लीव होता है ना, पत्ता होता है, बीड़ी पत्ता बोलते हैं उसको, टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स को टोबैको लीव्स ही बोलेंगे।
तंबाकू पत्ता। सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल मतलब सेकंड हैंड व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्टिकेटेड गुड्स। अच्छा, कौन सीज करता है गुड्स? जिसपे कस्टम वगैरह क्लियर नहीं किया या जो स्मगलिंग का गुड्स आता है वो कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है? सीज करता है। बाद में वो लोग क्या करेंगे? सड़ने थोड़ी देंगे उसको, तो वो बेचेंगे। अब स्मगल करके कोई गोल्ड लाया, क्या करेगा डिपार्टमेंट? उस गोल्ड को मार्केट में बेच के पैसे कमाएगा, है ना? कोई खिलौना लाया, कोई घड़ी लाई जो स्मगलिंग करके ला रहा है, बेच देते बाद में ऑक्शन करके। तो आप ही खरीदो और आप ही उस पर क्या पे करो? टैक्स। अब कस्टम डिपार्टमेंट थोड़ी ना खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो आपसे जीएसटी लेगा और किसको देगा? गवर्नमेंट को। बड़ा इंटरेस्टिंग है जीएसटी। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, अब ओल्ड गुड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन एक्सेट्रा आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इसमें नोट नंबर 3 नीचे दी है। वैसे ये examples of goods on which tax is payable by the recipient under reverse charge have been given here under only for the knowledge of a student. These are not relevant for examination purpose. तो आप ये समझ लो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे गुड्स को ऐड किया जाता है और बार बार कई सारे चीज गुड्स को निकाल दिया जाता है। कई सारे ट्रांजेक्शन को ऐड किया गया और कई सारे ट्रांजेक्शन को निकाल दिया गया। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है अपने देश में इन सब चीजों का। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये टोबैको लीव्स और बीड़ी रैपर लीव्स की बात हो रही है। अब ये सब लोग जो इन चीजों का सप्लाई करते हैं ये जंगलों में रहते हैं, आमतौर पे आदिवासी लोग होते हैं। व्यापार बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, और कई मामलों में ये लोग जहां बिजनेस करते हैं ना वहां पे माफियाज का और गुंडों का एक प्रकार से राज रहता है। वो बेचते तो है, बाकायदा बिल देते हैं आपको, आपसे पैसा भी लेते हैं। अब आपको बिल देंगे, आपसे पैसा लेंगे, साथ में जीएसटी लेंगे, नहीं दिया गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर की हिम्मत भी नहीं कि जंगल में जाके उनसे क्या वसूल करके लाए। और इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक ठिकाना नहीं रहता, खेतों खेतों में घूमते रहते, वहां पे बनाते। और अब बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू तो दुनिया भर में बिकता है, तो बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं। हाँ, पर जो इनसे खरीदता है, इन जंगल में रहने वाले लोगों से वो चीजें, वो तो एक सोफेस्टिकेटेड अपना बिजनेस करता है, बाद में उसको क्या करता है? ट्रेड करता है। तो बोले एक काम करो, तुम लोग सिर्फ उसको बीड़ी पत्ते का, टोबैको लीव्स का, इन सब चीजों का ही क्या करो? पेमेंट करो, उनके हाथ में जीएसटी मत दो। जीएसटी हमें दे देना डायरेक्ट। ऐसा किसने बोला? गवर्नमेंट। चलो अच्छा है। अब आपने स्क्रैप सेल किया, अब मुझे बताओ आप स्क्रैप किसको सेल करते हो? भंगार वाले। अब भंगार वाले कहाँ मिलेंगे? किसी भी सिटी से बाहर निकलो, जहां सिटी की बॉर्डर लगभग खत्म होती है, वहां पे फिर डेपोज होते हैं भंगार वालों के। आप उनका एरिया देखोगे तो किसी 5,000 करोड़ की कंपनी से ज्यादा एरिया पे उनका भंगार बिखरा हुआ होता है। 5,000 करोड़ रुपीस की कंपनी का जितना प्रीमाइसेस नहीं होता है, उतने बड़े प्रीमाइसेस पे ये किसका बिजनेस करते हैं? भंगार का। ट्रांजैक्शन और वैल्यू देखोगे तो दंग हो जाओगे, इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, पर है तो आखिर कौन? भंगार वाला। अब आपने उसको, उसने आपसे क्या खरीदा? आपने उसको भंगार बेचा, या फिर उससे वेस्ट ऑफ स्क्रैप ना, आप अगर स्क्रैप में कोई चीज खरीद रहे हो उससे, मान के चलो आपको जरूरत है किसी स्क्रैप गुड्स की जिससे आप आगे कुछ बनाओगे। आप मान के चलो आप एक मेटल मैन्युफैक्चरर हो, टाटा स्टील। अब आप लोग आयरन ओर तो खरीदते हो, कहाँ से? दूसरी कंपनियों से, और वहां पे मेल्टिंग करके अपने मोटर के स्पेयर पार्ट वगैरह बनाते हो। आपने भंगार वालों से भी कुछ चीजें खरीद ली, क्या करेंगे? उसको मेल्ट करके उसको यूज किया जा सकता है ना, अच्छे क्वालिटी का मेटल है तो आप ही खरीदो। तो सामने वाले से इनवॉइस लेना चाहिए आपने कि मेटल की कीमत कितनी और उसका जीएसटी कितना। उसको जीएसटी दे दो, मेटल का पैसा दे दो। अब वो भरेगा नहीं भरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आप अगर वेस्ट ऑफ स्क्रैप पे खर्च करते हो, स्पेंडिंग करते हो, एक काम करो, जिससे भी स्क्रैप वगैरह खरीदा है उसको सिर्फ किसका पेमेंट करो? स्क्रैप का। और गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में डायरेक्ट क्या पे करो? जीएसटी। फिर ये सिर्फ इलुस्ट्रेटिव एक एग्जांपल है, इस पे एक को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ऐसा क्लैरिफाई किया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज अंडर द सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज द सर्विस वेयर द टैक्स इज पेएबल बाय द रिसिपिएंट। इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला था 13/2017 का।
as amended has notified the following category of supply of services wherein the whole of a CGST and as good as the SGST or IGST shall be payable on reverse charge basis by the recipient of a services. तो जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हमने लिखा था तो पहले नंबर पे ही है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पॉपुलरली इसको बोला जाता है जीटीए। क्या बोला जाता है? जीटीए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू किसको करेगा? एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट। अगर वो ट्रांसपोर्टर जीटीए किसको सप्लाई करता है? किसी भी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ एट टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब अगर ट्रांसपोर्टर सर्विसेज देता है अपनी किसको? सोसाइटी को। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ, अगर वो अपनी सर्विसेज देता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट, फिर तो कोई भी आ गया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है और उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश और एनी पर्सन अंडर लॉ, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको डिफाइन किया गया नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर इनमें से किसी को भी देता है, मतलब कौन बचा? कोई बचा ही नहीं, फिर कोई तो बचा ही नहीं है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज नॉट पेड जीएसटी एट 6%। प्लीज रेफर दिस एनालिसिस गिवन सब्सिक्वेंटली। आमतौर पे अब इसमें भी दो चीजें हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, अगर आप क्या हो? ट्रांसपोर्टर, तो गवर्नमेंट ने आपको एज अ ट्रांसपोर्टर चॉइस दी कि आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो, रिसिपिएंट से फ्रेट लो और साथ में 6% से सीजीएसटी और 6% से एसजीएसटी या 12% से आईजीएसटी खुद ही ले लो और खुद ही क्या कर दो? गवर्नमेंट को पे कर दो। ऐसे केस में रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को क्या पे करने की जरूरत नहीं है? जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा ये दूसरा एग्जांपल जो था फॉरवर्ड चार्ज में क्या किया था उसने? हमें जीएसटी दिया था, बराबर है ना? सॉरी, फ्रेट की सर्विसेज दी थी, साथ में उसने यहाँ पे 5% मैंने आपकी समझ के लिए लिया था। पर अगर ट्रांसपोर्टर खुद अपने बिल में जीएसटी इंक्लूड करना चाहता है तो उसके लिए 5% का रेट नहीं है। कितने परसेंट का रेट है? 12% का, मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। अगर एज अ बिजनेस आपको किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज आपने ली, उसने आपको बिल दिया फ्रेट प्लस 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी या तो फिर 12% आईजीएसटी, तो आप उसको सीधे सीधे फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट कर दो, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा और आपको आपने पे किए हुए जीएसटी का क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर ट्रांसपोर्टर मना कर देता है कि मुझे इस झंझट में पड़ना नहीं है, तो वो आपको आपके इनवॉइस पे क्या लगाकर नहीं देगा? जीएसटी लगाकर नहीं देगा, वो सिर्फ आपसे 10,000 रुपये वसूल करेगा और फिर उस पे 250 रुपये सीजीएसटी और 250 रुपये एसजीएसटी किसको पे करना है? आप ही को। तो आगे आप पढ़ोगे, ऐसे केस में रेट है 5% का। कितने परसेंट का रेट है? 5% आईजीएसटी का, या तो फिर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। अदरवाइज जीटीए खुद पे करना चाहे तो कितना परसेंट लेगा? 12%, है ना? ये आगे और पढ़ना है सब्सिक्वेंट। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है? एनी फैक्ट्री हो, ये तो ये जो लंबी लिस्ट दी है कि इन्होंने किस किस को सप्लाई किया है, तो वो सारे यहाँ पे क्या बन गए? फिर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बन गए। However, reverse charge mechanism RCM shall not apply to services provided by a GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to। अब GTA कई लोगों को क्या करता है? सर्विसेज देता है। अब हर किसी को, अनुमान हर किसी को, अगर ऐसा इनवॉइस मिला है ट्रांसपोर्टर के पास से जिसपे उसने क्या चार्ज नहीं किया? 12% जीएसटी चार्ज नहीं किया, तो आपको खुद नोटिफाइड रेट से रिवर्स चार्ज में क्या पे करना है? जीएसटी। और वो नोटिफाइड रेट मैं बता रहा हूं आज की तारीख में कितना परसेंट है? 5%।
However, reverse charge mechanism shall not apply to the services provided by GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to a department established of the establishment of the सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल पीडीए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, पीडीएस, जहां पे गरीबों को 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में क्या दिया जाता है, राशन दिया जाता है, तो कई सारे ट्रांसपोर्टर उनको माल ले जाके देते हैं। वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रिसीव कर रहा है ट्रांसपोर्टर की क्या सर्विसेज, तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट सरकारी है, वही पे करेंगे, उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा, सरकार का पैसा सरकार के ही जेब में जाएगा, तो खामखा बात बढ़ा के मतलब नहीं है। लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज विच हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन अंडर द GST Act only for purpose of deducting tax under section 51 and not for making taxable supply of goods and services। फिर आप बोलोगे अब ये सेक्शन 51 क्या है, तो वैसे तो देखा जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी का नंबर लेना ही नहीं चाहिए। क्या फायदा होगा, वही सरकार है, वही सरकार का डिपार्टमेंट है, खुद ही खुद की सरकार को पैसा लेके दोगे तो वैसे तो सरकार को फर्क पड़ेगा नहीं। पर जैसे इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्ट किया जाता है जिसको हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, वैसे जीएसटी में भी टैक्स डिडक्ट करने की प्रोविजन है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 51 में, जो सिर्फ सीए फाइनल में है। सीए इंटर में इसके बारे में कुछ भी अभी कंटेंट कवर किया गया नहीं। तो यस, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, पर उनको आरसीएम की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। तो पहली कैटेगरी, जीटीए से अगर आप सर्विस लेते हो और वो अपने इनवॉइसेस पे 12% चार्ज करता है तो बस सिंपल ट्रांजैक्शन हो गया, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो 12% चार्ज नहीं करता तो आपको किस में टैक्स भरना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपके अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट including a senior advocate or firm of advocate by way of a legal services directly or indirect। अब भाई ठीक है, एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म क्या प्रोवाइड करती है आपको, लीगल सर्विसेज ही तो प्रोवाइड करती है। लीगल सर्विसेज का मीनिंग दिया है, लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडिंग इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस। ये सब सर्विसेज तो सीए भी कभी कभी पे करता है। फिर क्या है, देखो अगर आप लॉयर के पास जाते हो कि सर मेरी जमीन का थोड़ा सा कुछ मामला चल रहा है, जमीन तो मेरी है पर कोई और उस पर अपना क्लेम बता रहा है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, कृपया करके इसके टाइटल को क्लियर करवा दीजिए। तो वकील आपके बिहाफ में केस लड़ेगा, फोकट में लड़ेगा क्या, आपको एक बिल देगा, माई कंसल्टेंसी चार्जेस 1 लाख रुपीज। अब एडवोकेट का फर्ज क्या बनता है कि आपको इनवॉइस दे 1 लाख का, साथ में सर्विस है इसलिए 9% सीजीएसटी और 9% क्या लगाए, एसजीएसटी। या तो फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है उसकी सर्विसेज तो 18% क्या लगाए, आईजीएसटी। आपसे 1 लाख ले अपनी कंसल्टेंसी का, 18,000 ले जीएसटी का, और एडवोकेट खुद वो 18,000 किसको पे करे, गवर्नमेंट को। अब सारी दुनिया कर रही है तो एडवोकेट लोगों को ये करने में कोई दिक्कत थी क्या, नहीं। टीचर कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको आप मुझे फीस पे कर रहे हो, मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, साथ में क्या ले रहा हूँ, जीएसटी, और किसको पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को बिलिंग करता हूँ, मेरे कंसल्टेंसी के चार्जेस भी लेता हूँ, साथ में क्या लेता हूँ, जीएसटी, और मैं ही खुद वो जीएसटी मेरे क्लाइंट से या स्टूडेंट से लेके किसको देता हूँ, गवर्नमेंट को। एडवोकेट्स को क्या दिक्कत थी ये सब करने से, कोई प्रॉब्लम थी, पर नहीं, उन्होंने एडवोकेट लोगों को इसमें से क्या कर दिया, एग्जाम। अब सवाल आता है क्यों भाई, एडवोकेट ही क्यों, सीए क्यों नहीं, टीचर क्यों नहीं। और एडवोकेट तो ऐसा भी नहीं है जरूरी कि सारी सर्विसेज अपनी रजिस्टर्ड पर्सन को ही देता होगा, क्योंकि आरसीएम में भी सरकार को टैक्स देने के लिए आपके पास जीएसटी का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। अब कोई
छोटा मोटा इंसान, नॉर्मल एक इंडिविजुअल जिसका जो जॉब करता है, जिसके पास खुद का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, क्या वो कभी एडवोकेट के पास नहीं जाता? क्या जाता है? वो तो सिर्फ अपनी फीस दे के आ जाता है, उसपे तो सरकार को क्या नहीं मिलेगा, फिर जीएसटी भी नहीं मिलेगा। तो फिर तो एडवोकेट लोगों को रखना ही नहीं चाहिए था आरसीएम में। भाई जितने भी लोग आते हैं आपके पास, कंसल्टेंसी फीस लीजिए, जीएसटी लीजिए, और किसको दीजिए? गवर्नमेंट को। पर क्या है, हमारे देश में ज्यादातर नेता लोग खुद ही वकील है, बड़े बड़े पार्लियामेंट में बैठे बैठे बड़े लोग जो लॉ बनाते हैं, वो खुद ही क्या है, एडवोकेट्स है, बड़े बड़े एडवोकेट्स है। जब ये जीएसटी आया था तो मिस्टर अरुण जेटली वॉज अवर फाइनेंस मिनिस्टर, वो खुद ही भारत के एक जाने माने क्या थे, वकील थे। तो वकीलों ने जाके बोला होगा, अरे कहाँ सर हमारे पीछे ये सब लगा रहे हो, जीएसटी वीएसटी लो और सरकार को दो, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, लेट फीस, मत करो ये सब, वकीलों को तो मुक्त कर दो आप, क्योंकि वकील वैसे ही देश की क्या कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं ना। तो क्यों उनको ये सब झंझट में पड़ाना? तो जेटली साहब ने बोला चलो ठीक है, वकील लोग जिंदाबाद। और वकीलों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वकीलों का कौन क्या बिगाड़ लेगा बोलो? खुद पुलिस भी वकीलों के साथ, वकीलों से डरती है। मतलब पुलिस को अगर पता चला ना कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, वकील है, पुलिस भी उनसे पंगे नहीं लेता। ट्रैफिक पुलिस वालों को भी पता चले कि जिसकी गाड़ी पकड़ी है वो खुद कौन है, वकील है, वो भी हाथ जोड़ के बोलता है साहब तोड़ो ना तोड़ो, रेड सिग्नल जंप करो, अब मेरे ऊपर जंप करके चले जाओ, आई डोंट माइंड। तो है, अभी इसके पीछे लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता कि व्हाई डू दे हैव गिव द रिलीफ टू द एडवोकेट्स फ्रॉम पेइंग टैक्स, कलेक्टिंग एंड पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। पर हाँ, एज अ बिजनेस और एज अ इंडिविजुअल, individual advocate including senior advocate or firm of advocate, any business entity located in the taxable territory। तो आप अगर बिजनेस हो और वकील की सेवाएं लेते हो तो वकील को दीजिए क्या, कंसल्टेंसी फी, और खुद ही गवर्नमेंट को पे कीजिए क्या, जीएसटी। वकील के हाथ में वो जीएसटी देने का नहीं। नहीं तो दूसरा वजह ये भी हो सकता था शायद, कहीं अगर बिजनेस ने वकील के हाथ में जीएसटी दे दिया और वकील ने वो सरकार को नहीं दिया, कौन लड़ेगा वकीलों से? हो सकता है शायद इस डर के मारे कि सरकार को वकीलों पे क्या नहीं है, भरोसा नहीं है, कि ले तो लेंगे जीएसटी पर किसको नहीं देंगे, गवर्नमेंट को, और फिर वकीलों से कौन लड़ेगा? वकील तो खुद सारी दुनिया के लिए लड़ता है, तो खुद के लिए तो लड़ ही लेगा। चलो, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू द बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? जब डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, तो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए या तो आप कोर्ट जाते हो, पर कोर्ट का मामला तो भारत में आपको पता है लंबा खींचा जाता है। तो कोर्ट से पहले एक अथॉरिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो आपके झगड़ों को, मसलों को सुलझाता है। बदले में आपसे क्या लेता है, फीस लेता है। जैसे आपको पता है, मुकेश भाई, धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में झगड़े लग गए कि धीरू भाई की प्रॉपर्टी किस में कितनी बंटनी चाहिए और कौन से बिजनेस किसको आने चाहिए। तो दोनों भाई एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे, एक समय ऐसा था, पूरे मीडिया में इसकी चर्चा हो रही थी। तो मामला यहां तक आ गया कि कोर्ट में जाएंगे शायद दोनों भाई, अब अपने हक को ये करने के लिए। पर समझदार तो थे मुकेश भाई उसमें, तो उन्होंने बोला कोर्ट में जाने से पहले काम करते, कोई एक भरोसे के आदमी के पास चलते, जिसपे धीरू भाई को भी भरोसा था, जिसको मुकेश भाई भी मानते हैं और जिसको अनिल भाई भी मानते हैं। तो गए वहां पे, तो उन्होंने कुछ चार्ज लिया होगा, जैसे वो तो मिस्टर कामत हुआ करते थे वैसे ये टेक्निकली वो कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं थे, उनके फैमिली फ्रेंड ही थे। फिर उन दोनों में सुलह कर दी उन्होंने, ये तू रख, ये तू रख, ये तू रख, ये तू रख। फिर दोनों बिजनेस का बंटवारा हो गया, और मुकेश भाई को कुछ बिजनेस मिले और अनिल भाई को कुछ बिजनेस मिले। मुकेश भाई के नाम में ही कैश है, तो वो बन गए MUCASH, मुकैश, उनका कैश बढ़ता चला गया। अनिल भाई के नाम में ही क्या है, नील है, वो धीरे धीरे पूरे के पूरे क्या हो गए, नील हो गए, खत्म हो गए। अंबानी का बेटा सड़क पे आ गया, क्या आप इस चीज पे विश्वास कर सकते हो? तो भैया पैसा कमाना भी बड़ी चीज है और टिकाना भी बड़ी चीज है। अनिल अंबानी अगर नील हो सकता है तो क्या बिसाख किसी की। तो चलो, अगर आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो सेटअप होता है बाय एक्ट या बाय लॉ, इनको इनको
पेमेंट करते हो तो उनके हाथ में क्या नहीं देना, आपने जीएसटी नहीं देना। उनको सिर्फ उनके सर्विसेज का या सेवाओं का क्या देना, पैसा। और जितना जीएसटी उनको देना चाहिए था वो किसको दोगे, आप खुद गवर्नमेंट को दोगे। आप कोई भी बिजनेस हो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ अ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो या आप एक पार्टनरशिप क्या हो, फर्म। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, बराबर है। पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। और आपने पैसा खर्चा किया है स्पॉन्सरशिप पे। अब स्पॉन्सरशिप इंसान कहां करता है, एडवर्टाइजमेंट, कहीं क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है, बराबर है। और आपने उस क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर दिया, ये लो 10 लाख रुपए मेरी तरफ से, मेरा बैनर वहां लगा देना, बराबर है। तो आपको क्या चाहिए कि भाई उनको पैसा दो 10 लाख रुपया, साथ में उनको क्या दो, जीएसटी भी दो, क्योंकि उनके लिए तो इनकम है। तो उन्होंने आपसे 10 लाख रुपया स्पॉन्सरशिप का लेना चाहिए और साथ में 10 लाख रुपया क्या लेना चाहिए, 10 लाख पे जीएसटी लेना चाहिए। और किसको पे करना चाहिए, गवर्नमेंट को। ये अब वो नहीं करेंगे जो आपको सेवाएं दे रहे हैं पार्टनरशिप की। आप सेवाएं ले रहे हो ना बाय वे ऑफ क्या, स्पॉन्सरशिप। तो आप एक काम कीजिए, उनको सिर्फ उतना ही पैसा दीजिए जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, और उसका एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालोगे और उस पर जीएसटी भी खुद ही पे करोगे एट अ स्पेसिफाइड रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पर ये इंडिविजुअल को लागू होता नहीं है। इंडिविजुअल अगर स्पॉन्सरशिप पे खर्चा करे तो उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होगी। ये किस पे होगी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप। तो स्पॉन्सरशिप का खर्चा पीएनएल में डेबिट करते वक्त ये जरूर देख लेना कि क्या मैंने इस पे रिवर्स चार्ज में आरसीएम पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है या नहीं किया है, और पे करके उसका क्रेडिट क्लेम किया है या नहीं किया। तो आप अगर सीए फाइनल के जो स्टूडेंट है जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो किसी भी एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाने का, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डेबिट में देखने का, अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखे हुए हैं तो चेक कर लेने का। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ट्रांसपोर्टर ने जीएसटी लगा के दिया तो वेल एंड गुड, फाइन है। उसने नहीं लगाया तो आपको खुद को लगाना चाहिए गवर्नमेंट को पैसे देने के, और क्या क्लेम करने का, क्रेडिट। अगर आपने लीगल चार्जेस नाम का कोई एक्सपेंस अपने पीएनएल में क्या किया है, डेबिट किया है, तो आपको देख लेना चाहिए कि आपने वकील एडवोकेट को जो फीस दी है, फीस एडवोकेट के हाथ में दी और उसका जीएसटी गवर्नमेंट को दिया, और उस पर क्या क्लेम किया, आईटीसी क्लेम किया। उसी तरह आपने अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कोई सर्विसेज ली है और उसके एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए हैं, डेबिट किए हैं, तो एक्सपेंस का पैसा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को देने का और जीएसटी गवर्नमेंट को। उसी तरह अगर आपने किसी को स्पॉन्सरशिप की है और उसका एक्सपेंस अपने पीएनएल में क्या किया है, डेबिट किया है, तो आपको स्पॉन्सरशिप का ही पैसा देना है अपने स्पॉन्सर्ड को। हाँ? और जीएसटी किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को ही लागू होगी। इंडिविजुअल है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको क्या भाड़े से देती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ क्या, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल। ये देखो अब ये छोटा सा एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल दिया है, सर्विसेज इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट ऑफ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द precincts of the port or an airport, transport of a goods और पैसेंजर। तो देखो ये सब सर्विसेज जो है ना, गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करना, ये सर्विसेज आपको गवर्नमेंट भी दे सकती है। ये सर्विस आपको कौन दे सकती है, गवर्नमेंट। एयरक्राफ्ट या वेसल रिलेटेड सर्विसेज आपको कौन पे कर दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है। तो गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट आपको स्पीड पोस्ट या एक्सप्रेस पार्सल जैसी सर्विसेज या लाइफ इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज भी दे सकती है। और गवर्नमेंट भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट कर सकती है, इस पे आरसीएम नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट से भी आप कोई सर्विसेज लेते हो
तो वैसे तो गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी, तो आपने गवर्नमेंट को 1 लाख पे किया, गवर्नमेंट का इनकम है, गवर्नमेंट ने उस पे 8000 CGST, 9000 CGST और 9000 क्या लगाना चाहिए, SGST खुद ही लेना चाहिए और खुद ही गवर्नमेंट देना चाहिए। अब गवर्नमेंट ही आपसे लेगी और गवर्नमेंट को ही देगी, ऐसा होगा क्या? और खुद गवर्नमेंट के पास जीएसटी नंबर हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज ली है तो आपको पैसा देना है सर्विसेज का गवर्नमेंट को, और टैक्स खुद ही देना है किसको, गवर्नमेंट को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ही कलेक्ट कर लेना चाहिए था। 5A services supplied by central government, state government, union territory, local authority by way of renting of immovable property of person registered under the GST Act। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सरकार से कोई चीज रेंट पे लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने गवर्नमेंट से रेंट पे ली है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वैसे तो आपको रेंट भी गवर्नमेंट को देना चाहिए और जीएसटी भी उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटी को दे देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं होगा। आपको उस गवर्नमेंट को सिर्फ रेंट देना है और जीएसटी अलग से गवर्नमेंट को ही देना है, उस एजेंसी को नहीं देना जिस एजेंसी से आपने क्या लिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है। और ये प्रोविजन तभी लागू होती है जब आप खुद क्या हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो हाँ, अगर आप किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट कर रहे हो तो उसके पीएनएल में जरूर जाइए, उसके पीएनएल में एक्सपेंस के नाम पे उसने क्या एक्सपेंस डेबिट किया होगा, रेंट। आप ये देख लीजिएगा कि ये रेंट आपने किसको पे किया, जिसको भी आपने पे किया है क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, तो वो आपसे क्या कलेक्ट करेगा, जीएसटी। वो रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है, मतलब एक छोटा सा इंसान है जो आपको आपसे महीने के 5000 का रेंट ले रहा है, तो उसका टर्नओवर जाता नहीं है, तो उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है, तो आप सिर्फ रेंट ही पे करोगे, उस पर जीएसटी पे नहीं करोगे। एक बड़ा व्यक्ति है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आपसे रेंट भी लेगा और क्या लेगा, जीएसटी। और अगर आपने रेंट पे किया है किसको, गवर्नमेंट को, और आप खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो गवर्नमेंट को सिर्फ रेंट दीजिए, उसका जीएसटी आरसीएम के अंदर आपको खुद को क्या करना है, पे करना है। तो गवर्नमेंट अपनी जगहों को रेंट पे देती है, तो जो रेंट पे लेता है खुद ही उसको उसका क्या भरना है, जीएसटी। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, इसको टीडीआर बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ क्या, डेवलपमेंट राइट, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। तो ये सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। लायबिलिटी आरसीएम में पे करने की किसकी है, प्रमोटर की। तो आप अगर मान के चलो आप किसी प्रोजेक्ट के प्रमोटर हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के क्या हो, प्रमोटर, और आपने किसी से ट्रांसफर में डेवलपमेंट राइट्स लिए हैं, मतलब वहां पे डेवलपमेंट करने का जो राइट था, अधिकार था, वो किसी और के पास था, एक जगह पे वो मिस्टर एक्स के पास था कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता है। बाद में मिस्टर एक्स ने को लगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, और आपने बोला कि तू नहीं तो मैं डेवलप करता हूं, तो क्या मिस्टर एक्स उसके पास जो राइट्स है वो आपको फोकट में देगा क्या? उसने तो मेहनत करके वो राइट्स लिए है ना कि मैं इस प्रॉपर्टी को, इस जगह को क्या करूंगा, डेवलप करूंगा, है ना। उसने बोल दिया आई डोंट वांट टू डेवलप दिस प्लेस एनी मोर, मैं मेरे राइट्स, राइट भी तो एक इंटेंजिबल एसेट है, मैं मेरे राइट किसी और को क्या करता हूं, ट्रांसफर। उसने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को राइट्स दे दिए कि अब आप इस प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, डेवलप कीजिए। तो भाई मिस्टर एक्स ने बोला इसके बदले में मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं अपना हक छोड़ देता हूं, 1 करोड़ रुपए। तो आपको अब 1 करोड़ रुपए इनकम किसकी हुई, मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स ने क्या करना चाहिए था, आपसे 1 करोड़ भी लेना चाहिए था, उस पे जीएसटी भी लेना चाहिए था, और किसको देना चाहिए था, गवर्नमेंट को देना चाहिए था। पर अब ये काम मिस्टर एक्स नहीं करेगा। अब आपको बीइंग अ रिसिपिएंट ऑफ अ सर्विस ऑफ टीडीआर, जिससे भी आपने वो डेवलपमेंट राइट्स खरीदे हैं, उसको अपना 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। उसका जीएसटी उसके हाथ में ना देते हुए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसको दीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
या और इसी तरह होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। अब एफएसआई क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। हर सिटी में एक एफएसआई का अलग मतलब होता है जिसको बोला जाता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मान के चलो एक जगह है 100 मीटर बाय 100 मीटर की, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। अब इस 10,000 स्क्वायर मीटर पे कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है? मतलब एक फ्लोर अगर बनाया थोड़ी सी जगह छोड़ के, मान के चलो हर जगह से 10-10 मीटर जगह छोड़ दी जाती है। कितनी मीटर जगह छोड़ी जाती है? 10। तो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन बनेगा वो बनेगा 90 बाय 90, बराबर है। तो अगर सिर्फ इस पे एक ही फ्लोर बनाया जाता है, बराबर है ना, तो ये हो गया इसका एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स 90% बोला जाएगा इसको। एक सिंपल लैंग्वेज मतलब जिसका 10,000 स्क्वायर फुट का जगह है उस पे आप कंस्ट्रक्शन कितने का कर सकते हो? 90, बराबर है। तो इसको हम बोलेंगे 90% है 0.9। अब इसके ऊपर और एक फ्लोर चढ़ाने की आपको परमिशन मिल गई तो 90 के ऊपर 90 का कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब ये 0.9 और 0.9 कितना हो गया 1.8। उसके ऊपर एक फ्लोर और आपने चढ़ा दिया तो 90 90 90 90 और 90 90, फिर इसका कितना हुआ 2.7। तो इस तरीके से कम जगह में ज्यादा फ्लोर बनाने की परमिशन जो मिलती है उसको बोला जाता है कि हमारा एफएसआई बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? एफएसआई। अब मुंबई जैसी जगहों पे पहले पॉपुलेशन इतनी थी नहीं तो एफएसआई कम था, तो एक ओपन लैंड पे बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग क्या नहीं की जा सकती थी? बनाई नहीं जा सकती थी क्योंकि परमिशन मिलती नहीं थी। फिर जगह कम होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, अब जरूरत महसूस होने लगी कि और भी ऊंची इमारतें बननी चाहिए तो गवर्नमेंट एफएसआई बढ़ाते चली गई। अब ऐसा है कि ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी लेने पड़ते हैं। इसकी क्या लेनी पड़ती है? किसी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स की क्या है? राइट है, परमिशन है। ही कैन कंस्ट्रक्ट मोर फ्लोर्स, एक के ऊपर एक। आपके पास नहीं है। नाउ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट एज अ प्रोजेक्ट प्रमोटर। बोले तो एक बिल्डर ने क्या किया, एक स्पेस पे 3 फ्लोर का एक फ्लैट सिस्टम बना के रख दिया और वो तब बनाया था जब उसका एफएसआई उतना ही परमिट करता था कि 3 ही फ्लोर बन सकते, क्योंकि आज के रूल के हिसाब से इस पे ज्यादा नहीं बन सकते। फिर उस सिटी की पॉपुलेशन बढ़ी तो एफएसआई भी बढ़ा, तो वहां का जो लोकल सिटी डेवलपमेंट ऑफिस होता है उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एफएसआई। अब आप कम जगह पे और भी बड़ी स्टोरी एड बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो अब जो उसका जो ओरिजिनल ओनर था उस बिल्डिंग का, ही वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट, बराबर है। हाँ, इफ यू आर अ बिल्डर, इफ यू आर अ प्रमोटर एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट 3 मोर फ्लोर्स, गो बनाओ बेचो। तो अब बनाने की परमिशन इसलिए मिली क्योंकि क्या मिला? एफएसआई। वो राइट किसके पास थे? मिस्टर एक्स के पास। अब उसको डेवलप कौन करना चाहता है? वाई। वाई ने बोला तू नहीं करना चाहता, मैं कर लेता हूं। ऐसे कितने शहरों में कितनी सारी बिल्डिंग है जो कई पुराने जमाने में बनी थी और जो कम फ्लोर की है, आज के नियम के हिसाब से उससे दुगने फ्लोर वहां पे बनाए जा सकते हैं और बेचे भी जा सकते हैं। तो कोई नहीं करना चाहता तो जिसके पास राइट है वो बेच दे अपना राइट। किसको? प्रमोटर को, जो उसको डेवलप करना चाहता है। तो जो खरीदेगा उसके लिए तो एक्सपेंस है, तो उसने क्या करना चाहिए था? फॉरवर्ड चार्ज में वो राइट के पैसे भी देने चाहिए थे जिससे खरीदे उसको, और साथ में जीएसटी भी दे देना चाहिए था। और जिसके पास ओरिजिनल राइट थे उसको किसको देने चाहिए थे? गवर्नमेंट को। पर अब वो काम वो नहीं करेगा जो राइट को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि वो करेगा जो राइट को खरीद रहा है। मतलब रिसिपिएंट ऑफ क्या है? गुड्स या सर्विस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे क्या है और किस पे आरसीएम लगता है? लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount called as a premium, सालों क्या, सलामी, हाँ सलामी दी जाती है, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय एनी अदर नेम and or periodic rent for construction of a project by a promoter। तो इसको डिफाइन किया है। सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई
लॉन्ग टर्म लीज का प्रीमियम of land by a landowner to a developer are exempt subject to the condition that the constructed flats are sold before the issuance of a completion certificate and tax is paid on them. इस पे अलग से पढ़ेंगे. ये जो है एक्चुअली क्या होता है, ये टीडीआर होता है, एफएसआई का होता है, और लॉन्ग टर्म लीज पे जहां कंस्ट्रक्शन होता है इसके लिए अलग से यूनिट है, चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे कि एक बिल्डिंग के केस में कैसे जीएसटी लगता है. Exemption of TDR, FSI, long-term lease premium is withdrawn in case of a flats are sold after issue of a completion certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of a value in cases of affordable houses and 5% of a value in case of other than affordable houses. In such cases, the liability to pay tax on TDR, FSI, long-term lease premium has been shifted from the landowner to the builder under the reverse charge mechanism as illustrated in the table above. तो इसमें भी काफी सारी कैटेगरीज है, कुछ अफोर्डेबल हाउस होते हैं, कुछ अनअफोर्डेबल हाउस. अब अफोर्डेबल हाउस क्या है और उसकी लिमिट क्या है, ये कौन तय करेगी? गवर्नमेंट तय करेगी. उस लिमिट से ऊपर अगर उसकी प्राइस है तो उसको बोलेंगे अनअफोर्डेबल. वैसे आज की तारीख में तो हर हाउस क्या हो चुका है? अनअफोर्डेबल ही बन चुका है. इवन मैंने भी अभी अभी एक फ्लैट खरीदा, मेरे हिसाब से वो अनअफोर्डेबल ही है. खैर चलिए, अगर लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल के ऊपर और इसके बदले में आपने सलामी दी है या फिर बाद में आप उसको पीरियोडिक रेंट भी देने वाले हो, तो आप ही को उसको आरसीएम के अंडर क्या करना है? उसका जीएसटी का पेमेंट करना है, कोई भी पर्सन हो. और अगर आप क्या हो उस जगह के बाद में प्रमोटर. Services supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or body corporate. मुझे बताओ, एक कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, वो अपनी सेवाएं किसको देता है? कंपनी को, जिसको हम डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. सीए फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में, कंपनी फाइनल अकाउंट में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जहां पे एक कंपनी खुद के ही डायरेक्टर को क्या पे करती है? रेम्यूनरेशन पे करती है. क्यों पे? सिटिंग फी होती है. डायरेक्टर को हम क्या पे करते हैं? सिटिंग फीस. तो हम डायरेक्टर को क्यों पे कर रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि डायरेक्टर को सैलरी तो नहीं दे रहे अपन. डायरेक्टर को आप दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो डायरेक्टर अपनी सेवाएं देता है कंपनी को और बदले में कंपनी से क्या लेता है? पैसा. तो ये अर्निंग किसकी है? डायरेक्टर की. अब जीएसटी नंबर किसके पास होगा? डायरेक्टर के पास कि कंपनी के पास? कंपनी के पास. डायरेक्टर तो एक इंडिविजुअल है. मैं भी किसी कंपनी में क्या बन सकता हूँ? डायरेक्टर. अगर मेरे पास टैलेंट है तो कोई कंपनी मुझे अप्रोच करेगी कि हमारे डायरेक्टर बन जाइए, और आपका रोल होगा डायरेक्टर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हो. आप हमें आपकी राय और सेवाएं दीजिए, है ना. तो मेरा क्या काम है कि एज अ डायरेक्टर मैं उनसे चार्जेस ले रहा हूं और वो मुझे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन या डायरेक्टर सीटिंग फी के नाम से क्या दे रहे? पैसा दे रहे. तो मेरा काम है कि मैं उन्हें एक इनवॉइस इशू करूं कि मेरा डायरेक्टर का जो चार्ज बनता है बीइंग अ डायरेक्टर, मैंने जो आपको सेवाएं दी है 1,00,000 रुपया, उस पर 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी. तो मुझे उनसे 1,00,000 के बदले 1,18,000 लेने चाहिए, और 18,000 किसको देने चाहिए? गवर्नमेंट को. पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर इन द मोस्ट ऑफ द केसेस खुद एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होते नहीं है. ऐसे केस में लॉ बिल्कुल क्लियर है. क्या कहता है लॉ? कि ऐसे केस में कंपनी को क्या करना चाहिए? अब डायरेक्टर कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर होते हैं क्या? नहीं. डायरेक्टर हो है मतलब वो किसका डायरेक्टर है? कंपनी का ही है. कंपनी और क्या? बॉडी कॉर्पोरेट. अगर आप कंपनी नहीं हो और क्या नहीं हो? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो आपको ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगी ही नहीं. हाँ. अब एक कोचिंग क्लास है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, पर वहां के पार्टनर अपने आप को डायरेक्टर बुलाते हैं. वहां के पार्टनर अपने आप को क्या बुलाते हैं? डायरेक्टर. डायरेक्टर बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो कोई कंपनी नहीं है और कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं. तो कंपनीज को लगेगी, बॉडी कॉर्पोरेट को लगेगी. अगर आप पेमेंट करते हो किसको? डायरेक्टर को. तो डायरेक्टर को पैसा दीजिए. उनके हाथ में जीएसटी देने का नहीं, वो किसको देने का? सीधा गवर्नमेंट. A director of a company or a body corporate, a company or a body corporate located in the taxable territory की जिम्मेदारी बनती है टैक्स देने की. Services supplied by an insurance agent to any person carrying on the insurance business. अब मुझे बताओ,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाली कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सब कंपनियां किसका बिजनेस करती है? इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। उनके ढेर सारे एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं जो उनके लिए क्लाइंट्स लाते हैं, जो कमीशन से क्लेम के सेटलमेंट का क्या करते हैं, काम करते हैं। और एज अ कंपनी ये लोग अपने एजेंट से ली गई सर्विसेज के बदले उनको क्या पे करते हैं? कमीशन या रेमुनरेशन या जो भी नाम दो उनको, करती होगी कि नहीं करती होगी। तो बीइंग अ मैनेजर ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी, आपके पास आपके एम्प्लॉइज होते हैं जिसको आप क्या पे करते हो? सैलरी पे करते हो। दैट इज योर एक्सपेंस, आप पीएनएल में डेबिट करते हो। और सैलरी को तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सैलरी के माध्यम से अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवाएं देता है तो उसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो सैलरी पे जीएसटी लगने का तो क्या नहीं आता सवाल। पर क्या एजेंट हमारा एम्प्लॉय है क्या? नहीं, है ना। हमने उसको काम दिया कि जाओ हमारे लिए क्लाइंट्स ढूंढ के लाओ जो हमको क्या पे करे, प्रीमियम पे करे। तो एलआईसी एजेंट तो गली गली में मिलेंगे आपको, आपके घर पे भी आते होंगे कोई अंकल कोई भैया जो आपसे, आपके पापा से, आपसे एलआईसी का क्या लेते हैं? पैसा। तो पैसा लेके कुछ तो कमा रहे होंगे ना, तो उनको उनको कौन पेमेंट देता है? कंपनी पेमेंट देती है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? एक्सपेंस अपने पीएनएल में डेबिट करना चाहिए और उसका जीएसटी उस सर्विस प्रोवाइडर को ना देते हुए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद ही किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को देना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ऐसा हर किसी को लागू नहीं होता है, हर किसी को लागू नहीं हो। अगर आप इंडिविजुअल हो, आपके यहाँ पे फायर हो गया, आप एक प्रोप्राइटर हो एक इंडिविजुअल फर्म पे, आपके यहाँ पे फायर हो गया, आपने पॉलिसी ले रखी थी फायर की कि फायर का लॉस का मुझे 20 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो आपका जो सम एश्योर्ड था वो 20 लाख था। इंस्पेक्शन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कुछ नहीं, आपकी गलती थी, हम 20 लाख रुपया नहीं देंगे, हमारे हिसाब से क्लेम 5 लाख बनता है। आपने बोला भाई मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ है, मैंने पॉलिसी भी ली है कितने लाख की? 20 लाख की। कंपनी बोल रही है 5 लाख से ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। फिर एक एजेंट आपके पास आता है, बोले साहब ऐसा नहीं होता, मैं सब करवा दूंगा। पूरे दस्तावेज बनाने पड़ते, प्रूफ बनाने पड़ते, कंपनी को कन्विंस करके देना पड़ता कि हमारा एक्चुअल में 20 लाख का क्या हुआ है नुकसान। तो एज अ इंडिविजुअल आपने बोला भाई तू कर सकता है क्या 20 लाख रुपए का मेरा प्रीमियम पास या अप्रूव करा के ला सकता है? एजेंट बोला मैं करूंगा, पर मुझे उसमें 10% क्या लगेगा? कमी। तो आप भी दे रहे हो एजेंट को, तो आपको उसको दिए हुए कमीशन पे आरसीएम पे करना है क्या? नहीं। अगर आप खुद एक क्या हो? इंश्योरेंस कंपनी, और अपने एजेंट्स को क्या दे रहे हो? उसके सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो, तो उनको पैसा देना है और उसका आरसीएम में जीएसटी खुद भरना है। कौन भरेगा? कौन सर्विसेज देगा? इंश्योरेंस एजेंट सर्विस देगा। किसको? एनी पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसको लागू होती है? इंश्योरेंस कंपनीज को ही लागू होती है, जो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। बीसी के था ना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उधर सब पढ़े थे कि नहीं सीपीटी में? ओके, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब एनबीएफसी। अब ये जो बैंक होते हैं ये लोगों को लोन देते हैं। आमतौर पे तो नॉर्मल चलता है, बैंक ने लोन दिया, लोगों ने लोन का रीपेमेंट किया, पर कुछ नालायक मिल जाते हैं। किसको? बैंक को। तो बैंक ऐसे नालायक लोगों से पैसे निकालने के लिए अपॉइंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वसूली भाई। वसूली भाई का नाम सुना आप लोगों ने? ऐसे भाई लोग जो बैंक को बोलते हैं तुझसे चिंता ना करो जी, हम वसूली करके लाके देंगे। तो बैंक भी बड़ी लीनियंट होती है, बैंक को पता है मैंने इसको 10 लाख का लोन दिया है, वैसे तो मेरे पूरे 10 लाख बैड डेट करके डूबने वाले हो। वसूली भाई बोलता है मैं लाके देता 10 लाख, गारंटी नहीं 10 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, 8 आएंगे, 50% बैंक का, 50% वसूली भाई का। तो बैंक बोलते भाई कर जा, हम तो ऐसे मान रहे हैं कि पूरे पैसे डूबेंगे, आ तो वसूली तो करके ना। तो वो आते डॉन लोग, मतलब मेरे को। तो बैंक जब लोन देता है ना, तो बड़ी मीठी सी आवाज में एक फोन आती है, हेलो सर, मैं डैश 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 बैंक से बोल रही हूँ,
आपका प्री अप्रूव्ड लोन है 10 लाख का, कृपया करके ले लीजिए ना। हम तो नहीं चाहिए लोन सर, प्लीज लोन लीजिए ना, आप हमारे बहुत ही वैल्यूड कस्टमर है। तो बड़े प्यार से लोन देती है बैंक, इस उम्मीद में कि आप लोन लोगे और चुपचाप से बैच के साथ वापिस करोगे। और अगर आपने नहीं किया तो फिर वो आवाज धीरे धीरे आपका चेक बाउंस हो गया, आपकी ईएमआई नहीं आई, अरे 3 दिन हो गए ईएमआई नहीं आई, और क्या मजाक लगा के रखी ईएमआई नहीं आई। फिर वो लड़की बात करना बंद कर देती, फिर लड़के का फोन आता बोले भर रहे हो कि नहीं पैसे, फिर आप बोलते क्या करना है कर ले, फिर वो घर पे आते हैं। अरे करे क्या कर सकते हैं बताए, तंग करेंगे तुझे तब तक जब तक तू क्या नहीं देगा पैसा। तो बैंक अपने ऐसे एजेंट होते हैं ना, उनको भेजता है आपके पास। तो एजेंट तो बैंक को क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विस। अब वो तो वसूली भाई है, वो भाई ही है, एक्चुअल रियल लाइफ में वो कौन है, एक भाई है। गवर्नमेंट सर, अगर बैंक ने उसको पैसे दे दिए, हाँ ठीक है ये ले तेरे 4 लाख रुपए प्लस ये जीएसटी बिल सरकार को दे दे, वसूली भाई से कौन वसूली करेगा बताओ आप किसी जीएसटी ऑफिसर को बोलो जिसकी खुद की ईएमआई नहीं गई कार की 3-4 महीनों से वसूली भाई से जीएसटी वसूल करके ला। तो भाई सरकार ने बोला सुनो सुनो, अगर आप बैंक हो, आप कौन हो, बैंक। अगर आप कोई भी कौन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कौन हो, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और किसको पेमेंट कर रहे हो आप, किससे सेवाएं ले रहे हो आप, वसूली भाई से, मतलब आपके रिकवरी एजेंट से। तो उसको सिर्फ पैसा दो उसके सर्विस का, उसका जीएसटी आप खुद पे करो, किसको, गवर्नमेंट। बात समझ में। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, ट्रेडर हूं, मेरा उधार का पैसा फंस गया था मिस्टर एक्स के पास, दे ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने मिस्टर जी, जो एक बहुत ही बड़ा गुंडा है, उसको भेजा मिस्टर एक्स के पास, और मिस्टर जी को बोला यार मेरे 10 लाख फंसे उसके पास, जो निकलता निकल, 50% तेरा 50% मेरा। तो क्या मुझे आरसीएम में भरना पड़ेगा क्या, ना 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 ना, ये प्रोविजन मेरे पे लागू नहीं होती, क्योंकि मैं कौन हूं, एक इंडिविजुअल ट्रेडर हूं। भले ही मैं रिकवरी एजेंट की क्या ले रहा हूं, सर्विसेज, पर ना तो मैं बैंक हूं, ना तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, ना तो मैं बैंकिंग कंपनी हूं। तो सीए फाइनल में केस स्टडी बनाते वो क्वेश्चन डालेगा, मिस्टर एक्स इज अ ट्रेडर, लैंग्वेज वाइज ही लिखेगा, ही रिसीव्ड द सर्विसेज फ्रॉम द रिकवरी एजेंट फॉर रिकवरिंग। फिर आपको याद आएगा, हाँ वसूली भाई से अगर पैसा दिया तो अपना खर्चा है और अपने कोई आरसीएम लगाना है ना बाबा ना। वो सिर्फ किसको लागू होता है, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और एनबीएफसी को। फिर वैसे इंश्योरेंस एजेंट को पैसा दिया कि आपके लॉस का क्लेम करने के लिए आपने आपके एजेंट ने आपसे 2 लाख रुपए लिए। फिर आपको याद आएगा, हाँ यार इंश्योरेंस एजेंट का तो नाम था, उस पर आरसीएम भरना पड़ता, आप तुरंत निकाल डालोगे 2 लाख का 18%, 36,000। फिर आपको इंस्टीट्यूट बोला 0 मार्क, और आपके आगे लिखेगा सीए, सीए मतलब कम अगेन, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। अभी आप पूरी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए तैयार नहीं हो, एंड दैट्स व्हाट मेक जीएसटी मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब हर चीज के लिए इन्होंने सब्जेक्ट टू दैट, प्रोविजन टू प्रोवाइडेड दैट, एक्सक्लूडिंग दैट, बट इंक्लूडिंग दैट, ये इतना बना के रख दिया है सब, ये इसको लागू होगा तो उसको लागू नहीं होगा। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा खिचड़ी बनते चला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। अब कितनी सर्विसेज है, और इसके बाद 16 तक है ना। तो आओ फिर फटाफट फटाफट। अब अगर फंडा समझ में आ गया कि आरसीएम किस पे लगता है किस पे नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और अ लाइक वे of a transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright cover under the section 13(1)(a) of a Copyright Act 57 relating to the original literally dramatic musical or artistic work to a publisher, music company or producer or the like। अगर आप एक प्रोड्यूसिंग हाउस हो जो फिल्में सीरियल बनाता है, बराबर है, अगर आप एक म्यूजिक कंपनी हो जो गाने बनाता है और बेचता है, जैसे कि टी सीरीज है, जी म्यूजिक है, प्रोडक्शन हाउस में जैसे रेड चिलीज है, धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर का, है ना, और ये सब प्रोडक्शन हाउस है। अब ये लोग क्या करते हैं, किसी ने बहुत ही सुंदर गाना लिखा, आप चाहते हो कि वो गाना अभी आपके फिल्मों में बजना चाहिए, किसी ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, अब चेतन भगत ने स्टोरी लिखी थी 3 इडियट की, ऐसा वो क्लेम करता है। राजकुमार हिरानी ने मूवी बनाई, कौन सी, 3 इडियट। अब उसको स्टोरी उसके यूज करनी थी, लिखने वाला तो कोई और है, तो अब भाई वो प्रोड्यूसर तो कुछ पैसे देगा ना, स्टोरी राइटर को, म्यूजिक कंपोजर को, आर्टिस्ट को, कलाकार को। किसी ने कोई बहुत अच्छी फोटो खींची, हम चाहते हैं कि हमारी फिल्मों में स्टेज के बैकग्राउंड में क्या दिखनी चाहिए, वो
फोटो दिखनी चाहिए। तो वो जिसका भी वो कॉपीराइट होगा, इंटेंजिबल असेट होगा, फोकट में तो देगा नहीं आपको। तो वो तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और आप उससे सर्विसेज ले रहे हो, तो आप रिसिपिएंट ऑफ क्या बन गए? सर्विसेज। तो अगर आप पब्लिशर हो, अब जैसे मैंने कोई बुक लिखी, कंटेंट है मेरे पास, सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट है, सीए फाउंडेशन का अकाउंट है, सीए इंटरमीडिएट का जीएसटी है, सीए इंटरमीडिएट का क्या है? सीए फाइनल का जीएसटी है। अब मेरी बुक को अगर टैक्समैन पब्लिश करना चाहता है या स्नो वाइट पब्लिकेशन पब्लिश करना चाहता है, तो भाई मेरा फर्ज क्या है? मैं तो अपना सप्लायर हूं, मैं उन्हें दूंगा तो उनसे मेरे कंटेंट के पैसे और साथ में जीएसटी लेके किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट ने इसको कौन से मैकेनिज्म में डाल दिया? रिवर्स चार्ज। अब टैक्समैन को चाहिए कि वो मुझे मेरे कंटेंट का सिर्फ क्या दे? पैसा, और उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में खुद पे करे। किसको? गवर्नमेंट को। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑथर की सर्विसेज, म्यूजिक कंपोजर की सर्विसेज, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट की सर्विसेज, अगर आप एज अ बिजनेस लेते हो तो आपको उनको पेमेंट करना है उनकी सर्विसेज के लिए। वो तो जीएसटी भरेंगे नहीं क्योंकि तो इंडिविजुअल इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो उसके उनको उनको नहीं भरना है, बल्कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस को आरसीएम के अंदर क्या पे करना है? टैक्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय क्या? आरबीआई। तो जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? ये ओवरसीइंग कमिटी से सेवाएं लेती है और इनको पेमेंट करती है। अब ये ओवरसीइंग कमिटी के मेंबर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई सीए फाइनल की फैकल्टी है, कोई जानकार है, कोई एग्री का जानकार है। इन लोगों से कुछ सर्विसेज ली और बदले में उनको क्या किया? पेमेंट किया। अब पेमेंट कम हो या ज्यादा हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो खुद सरकार को रिवर्स चार्ज में इसका क्या करे? पेमेंट करे। तो ये आपको लागू होगा कि सिर्फ आरबीआई को लागू होगा? आरबीआई को लागू होगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जिसको डीएसए बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या? एजेंट, अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और अ एलएलपी फर्म टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर सुनो आप बैंक हो और आपने अपॉइंट किया है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए। अब मैं बताता हूं आपको डीएसए कहां देखने मिलेंगे। आपको अगर आईसीआईसीआई बैंक से लोन चाहिए तो आप कहां जाओगे? आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में। आपको एचडीएफसी बैंक से होम लोन चाहिए तो आप एचडीएफसी बैंक के कहां जाओगे? ब्रांच में। अगर आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी एचएफएल से हाउस लोन लेना है तो आप किसके ऑफिस में जाओगे? एलआईसी एचएफएल के ऑफिस में जाओगे और उनको बोलोगे कि आईसीआईसीआई बैंक वालों, एचडीएफसी वालों, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वालों, मुझे लोन चाहिए। वो बोलेंगे डॉक्यूमेंट दे दो, अप्रूवल आएगा, सैंक्शन आएगा, एग्रीमेंट साइन करेंगे, हम आपको क्या दे देंगे? लोन। अब आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी ने, एलआईसी एचएफएल ने क्या किया कि हमारे ऑफिसेस में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए प्राइवेट इंडिविजुअल को अपना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनाया, डीएसए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी किसी बैंक का डीएसए बन सकते हो। आपको आप बोल सकते हो कि आपको लोन चाहिए एसबीआई से, तो एसबीआई में मत जाइए, मेरे ऑफिस में आ जाइए। आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, आपको सैंक्शन करवा के ला के देना, आपका वैल्यूएशन, लीगल सर्च, जो भी फॉर्मेलिटी रहती है लोन लेने में, ये सब मैं पूरा करूंगा। बदले में मैं मेरे कस्टमर से क्या लूंगा? कमीशन। अब मैं मेरी सेवाएं, मैं डीएसए हूं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आईसीआईसीआई बैंक का। कस्टमर बैंक के पास ना जाते हुए मेरे पास आता है, मैं उसको भी सेवाएं देता हूं और मैं उससे सारी सेवाएं लेके किसको देता हूं? आईसीआईसीआई बैंक को। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक का कौन बन गया? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आईसीआईसीआई बैंक की जो सेवाएं है वो आईसीआईसीआई बैंक डायरेक्ट कस्टमर को ना बेचते हुए किसके माध्यम से बेच रही है? डीएसए के माध्यम से। तो डीएसए को समझो पहले क्या होता है। अब आप बैंक की नजर से देखो तो बैंक ने तो डीएसए से सेवाएं ली है, जिसके बदले में बैंक डीएसए को क्या पे करेगा? कमीशन। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि आईसीआईसीआई बैंक 0.25% ऑफ लोन अमाउंट कमीशन किसको पे करता है? डीएसए एजेंट को पे करता है। अब यहां पढ़ाना चालू करने से पहले आई वॉज वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक। मेरा काम ही था लोगों को, मैं लोन डिपार्टमेंट में था, बिजनेस लोन देना मेरा काम था, तो साथ में साथ लोगों को लोन देना भी मेरा काम था और डीएसएस को अपॉइंट करना भी मेरा काम था, क्योंकि मैं कहां कहां घूमूं, कितने लोगों से मिलूं जो आईसीआईसीआई बैंक से क्या लेना चाहते हैं? लोन। और ब्रांच तो एक जगह है,
अब हम हर जगह तो ब्रांच नहीं खोल सकते, हर छोटे विलेज में, तहसील प्लेस पे या छोटे प्लेस पे। तो बैंक ने मुझे कहा कि दिनेश, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द लोन टू द पीपल, also meet people and appoint DSA, direct selling agent, at different location. It can be any individual, any advocate, any graduate, any person, any CA, anybody who is interested, and tell them, bring the customer to us, give us a services, सारा प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन आप ही के ऑफिस में कराओ, और कस्टमर को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कहां जाने की, बैंक। अगर बैंक ने उनको लोन दे दिया सक्सेसफुली, तो आपको 0.25% निगोशिएबल 0.2 या 0.5% तक भी हम आपको कमीशन देंगे। तो बीइंग अ बैंक, आप तो डीएसए की क्या ले रहे हो, सेवाएं ले रहे हो, और बदले में उनको क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। ऐसे केस में आपको उनको पेमेंट भी करना है, और डीएसए के हाथ में कैश नहीं देना है जीएसटी का, वो आपको रिवर्स चार्ज में किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। अब बैंक कई तरीके के लोगों की सेवाएं लेता है, इसमें से एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, जो बैंक को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। वो बोलता है, लोग मेरी बात बड़ी मानते हैं, मैं आपको प्लान बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ, तो आप तो सेवाएं ले रहे हो उससे, उसको पैसा दीजिए और उसका जीएसटी किसको दीजिए, गवर्नमेंट को। ये भी बैंकिंग कंपनी के लिए ही लागू होता है। बात समझ में आ रही है? आप बिजनेस फैसिलिटेटर की सेवाएं एज अ सेलर ऑफ अ सीमेंट या मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट ले रहे हो, तो फिर आप पे ये प्रोविजन अप्लीकेबल होता नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट of a business correspondent to business correspondent. An agent of a business correspondent located in a taxable territory. एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट दूसरे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये वर्ड ऐसा का ऐसा याद रखना है। अगर एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट दूसरे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अपनी सेवाएं देता है, तो सेवाएं लेने वाले बिजनेस करस्पॉन्डेंट को आरसीएम में क्या पे करना है, टैक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो जीटीए इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लीगल सर्विसेज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अब तीसरा, बाकी तो क्या थी, स्पेसिफिक थी कुछ बैंकिंग कंपनियों के लिए, कुछ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए, है ना। तो आपको एक याद रखना है, देखो क्या इंपॉर्टेंट है, जीटीए, लीगल सर्विसेज, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, है ना, उसके बाद स्पॉन्सरशिप, उसके बाद आर्टिस्ट के द्वारा म्यूजिक की या ऑथर के द्वारा सेवाएं दी जाना, प्रोड्यूसर हाउस को। और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। वर्ड यहां पे यूज हुआ है, प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, इसको छोड़ दो, मैं आपको बताता हूं। देखो दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है, रेमंड्स है, टाटा स्टील है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। इन लोगों के पास कितने सारे लेबर्स काम करते हैं अब ये लेबर कौन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, टेम्पररी वर्कर्स हो सकते हैं, एटीएम में कैश पहुंचाने वाले लोग हो सकते हैं, एटीएम के बाहर खड़ा चौकीदार हो सकता है, आपके ऑफिस के गेट पे चौकीदारी करने वाला चौकीदार हो सकता है, छोटे मोटे काम, साफ सफाई वाले लोग जो आते हैं, जो वॉशरूम्स और टॉयलेट साफ करते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं काम करने। अब क्या होता है कि कंपनियों के पास कुछ लोग अपने परमानेंट पेरोल पे होते हैं, जिनको वो क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, और सैलरी पे क्या नहीं लगता, जीएसटी। पर हमें और लोगों की जरूरत है, टेम्पररी वर्कर्स की जरूरत है, सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है, साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों की जरूरत है। बिल्डिंग के कांच को रोज धूल चढ़ जाती है, उसको साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, आदमी। तो ऐसे वक्त में हम जाते हैं मैन पावर सप्लाई कंपनी के पास। तो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरे पास जीएसटी नंबर है। एक है मैन पावर सप्लाई कंपनी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो उनके पास ढेर सारे लोग हैं, वो सब कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं। इन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया, यूनिफॉर्म जो होती है चौकीदार की वो पहनना सिखाया, और ये खड़े होते हैं बिल्कुल गेट पे सलामी करने के लिए, गेट खोलने को, गेट में कौन आता है जाता है उसकी एंट्री करने के लिए, चेकिंग करने के लिए। ऐसे सिक्योरिटी मैन पावर आपको 5 स्टार होटल्स में मिलेंगे, बैंक्स में मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलेंगे। यहां पे कौन किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है,
सब सिक्योरिटी सर्विस पर्सनल प्रोवाइडर कंपनी है, मैन पावर सप्लाई कंपनी किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? रजिस्टर्ड पर्सन को। अब वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है उसने आपके एटीएम पे, आपके मान के चलो आपके बैंक के एक पर्टिकुलर सिटी में 50 एटीएम है, तो उसने 50 लोग दिए कि आपके एटीएम पे ड्यूटी करेंगे। ये तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया एज अ कंपनी, एज अ बैंक, है ना, या फिर आपके गेट पे काम करने के लिए हमने मैन पावर सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किए। तो आपको क्या करना चाहिए था कि वो सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज के बदले पैसा देना चाहिए था, साथ में जीएसटी देना चाहिए था, और वो सर्विस प्रोवाइडर ने वो पैसा किसको देना चाहिए था? गवर्नमेंट को। इसको डाल दिया आरसीएम में। तो मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस हो और आप पेमेंट कर रहे हो सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, सब किसी व्यक्ति को सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, कि वो आपको क्या सप्लाई कर रहा है? सिक्योरिटी पर्सनल, तो उसको सिर्फ उसके सर्विस का पैसा दीजिए, उसके हाथ में जीएसटी देने का नहीं। और उसको भरने का क्या? आरसीएम के अंडर आप ही को जीएसटी भरना है। तो एनी पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, अब वो सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, आपने बैनर छपा दिया कि आओ हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2000 रुपए भर के एडमिशन लो, हम आपको ट्रेन करेंगे हाउ टू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो लोगों ने आया आपके पास, 2-2000 रुपए भरे, आपने उनको ट्रेन किया, अब बोले कि हम आपको लगा देंगे किसी कंपनी में महीने के 5000 रुपए, महीने के 8000 रुपए के पगार पर। तो आप एक काम एज अ प्रोपराइटर भी कर सकते हो, एज अ पार्टनरशिप फर्म भी कर सकते हो, या एज अ कंपनी भी कर सकते हो। तो अगर आप एक कंपनी हो और सिक्योरिटी सर्विसेज क्या करते हो? प्रोवाइड करते हो, तो आपको बिल प्रोवाइड करना है अपना उन कंपनी को जिसने आपसे सेवाएं ली है। उसमें आपको आपका सर्विस का चार्ज भी डालना है कि मेरे 10 आदमी आए उसके 1 लाख रुपए बनते, प्लस 9000 सीजीएसटी, 9000 एसजीएसटी। तो आपको सीधा सीधा काम करना है। पर अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, मेरा नाम है दिनेश और मैं लेबर सप्लाई करता हूं, तो मैं कौन हो गया? एनी पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने ये सेवाएं किसको दी? रेमंड्स लिमिटेड को दी। किसको दी? रेमंड्स लिमिटेड को। रेमंड्स लिमिटेड कौन है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। वो मुझे क्या पे करेगा? सिक्योरिटी मैन पावर सप्लाई के लिए पैसा पे करेगा, और गवर्नमेंट को देगा खुद ही क्या? जीएसटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको आरसीएम के अंदर डाला गया है। इसमें एक्सेप्शन है, वही डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी से अगर सिक्योरिटी मैन पावर की आप सर्विसेज लेते हो तो ये प्रावधान आप पे लागू होते नहीं है। और इसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति से सेवाएं लेते हो जो कंपोजिशन स्कीम में आता है, तो फिर आपको उस पे आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बराबर है? और इसको है कैटेगरी ऑफ सप्लाई। ऑल द अबव सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज अंडर आईजीएसटी एक्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1017 डेटेड दिस एज अमेंडेड। इन एडिशन टू देम फॉलोइंग एडिशनल सर्विसेज आर आल्सो नोटिफाइड बाय द सेड गवर्नमेंट फॉर आईजीएसटी पर्पस। ये ऊपर के सारे सीजीएसटी के लिए थे, इन पे आईजीएसटी तो लगता ही है। इसके अलावा नीचे की 2 सर्विसेज है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में कोई बात नहीं की गई है, इसमें बात की गई है किसकी? आईजीएसटी की। तो ये 2 टॉपिक पढ़ के आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आईजीएसटी में और क्या आएगा? एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब सीधा सीधा वो फॉरेन में रहता है, टू एनी पर्सन अदर देन द नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट के लिए तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया था कि आपने अगर वो रिसिप्ट ली है, आप अगर टैक्सेबल टेरिटरी में हो तो आप ही को उस पर क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन होगा? एनी पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन द नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। तो मतलब अगर आप फॉरेन से किसी से भी क्या लेते हो? सर्विस लेते हो। अब देखो, फॉरेन से ली गई सर्विस एक इंट्रा स्टेट सप्लाई माना गया है। अरे हाँ कि ना? सॉरी, इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है, हाँ ना? अब आमतौर पे जिम्मेदारी किसकी होती है जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की? सप्लायर ऑफ सर्विस की। पर अगर वो फॉरेन में बैठा है तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। सिंपल है। तो फिर फॉरेन से कोई भी सर्विस इंपोर्ट करो, फॉरेनर को क्या करो? उस सर्विस का पेमेंट, और गवर्नमेंट को आप ही क्या दो? जीएसटी। A service is supplied by a person located in a non-taxable territory by way of a transportation of a goods by a vessel। अब मुझे बताइए, आपने यूएस से एक चीज मंगाई, वो यूएस का वेसल है, उसका ओनर कहां बैठा है?
यूएस में, वो गुजर रहा था, यूएस से निकल के ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, बीच में भारत पड़ता है, तो उसने आपका ऑर्डर भारत में ड्रॉप कर दिया, आगे निकल गया। आपको तो भाड़ा पे करना है, किसको? यूएस वाले को। तो उसको जीएसटी दे के क्या करोगे? भाड़ा दिया उसको, उसको दोगे क्या? जीएसटी। वो तो रख लेगा जीएसटी, भारत सरकार को मिलेगा क्या? नहीं, तो उसको सिर्फ भाड़ा देना है, उसका जीएसटी किसको देना है रिवर्स चार्ज में? गवर्नमेंट को देना है। आप इंपोर्टर हो तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई। अब कल के लेक्चर में, ये आज ही के लेक्चर को और ज्यादा डिटेल में घुमा घुमा के एक एक करके नीचे लिखा है, उसका प्लेन और क्विक रीडिंग करेंगे, जहां पे आपको क्या दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए गए, और चार्ज ऑफ जीएसटी कल अपन पढ़ेंगे। फिर रेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।